17 नवंबर को जो है 2025 को सजाए मौत सुना दी जाती है। किसको? शेख हसीना को। अब सजाए मौत जब फैसला जो है कि इनके मृत्यु की सुना दी जाती है, तो फिर वहां पर जो बांग्लादेश की सरकार है वो भारत से इस बात की डिमांड करती है कि आपके साथ हमारा जो है 2011 और 13 का क्या है, एक प्रत्यर्पण संधि है, जिसके अनुसार जो हमारे कैदी आपके पास होंगे या जो हमारे आरोपी आपके देश में होंगे, उन्हें आप हमें क्या करोगे? वापस करोगे। अब इसमें वो क्या करना शुरू करते हैं? वापस करने की मांग करते हैं। भारत उस पे कहता है कि हम नियम और प्रक्रिया के हिसाब से क्या करेंगे, आपको जो है सौंपेंगे। लेकिन उसमें ये निकल के आता है कि जो संधि हुई है उस संधि में ये था कि राजनीतिक कैदियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी राजनीतिक कैदियों को सौंपा नहीं जाएगा। और अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हुआ है किसी अपराधी के खिलाफ, तो उस पर भी वो संधि लागू नहीं होती है। और यहां पर आप देखोगे तो फिर क्या होता है? बयानबाजी होती है। फिर शेख हसीना का भी बयान आता है, मेरे खिलाफ आया यह फैसला गलत है, पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया है। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है, उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। और ये बात इन्होंने वहां पर कही थी। और उसी के बाद क्या होता है, यहां पर देखोगे तो फिर क्या होते हैं, इस प्रत्यर्पण संधि जो 2013 की प्रत्यर्पण संधि है, इसके खिलाफ मांग होती है, लेकिन भारत अभी जो है प्रत्यर्पित नहीं किया है। अब इसके चलते क्या होता है कि वहां पर अगर आप देखोगे कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक जो है लहर उठती है और भारत के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होती है। उस आंदोलन का पहले नेतृत्व कौन करते हैं? हादी करते हैं। बात समझ रहे हो? जिनको 12 दिसंबर 2025 को कुछ जो है दो शूटर्स थे, मस्जिद से वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उनको क्या करते हैं? शूट कर देते हैं। वो घायल होते हैं। उनके इलाज के लिए उनको सिंगापुर ले जाया जाता है, जहां पर उनका देहांत होता है। और देहांत होने के बाद फिर उनकी नमाज पढ़ी जाती है और नमाज से जो भीड़ निकलती है वो खुलेआम सड़कों पर क्या करती है? दंगे करती है। और उसी दंगे का परिणाम है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या होती है। भारत को अपने उच्च आयुक्तों को क्या करना पड़ता है? जो कार्यालय हैं उनको बंद करना पड़ता है। और स्थिति आज बहुत ज्यादा क्या है? तनावपूर्ण हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि भारत की सेना भी बिल्कुल क्या है? सीमा पर एक्टिव है, क्योंकि इस समय स्थितियां क्या हैं? भिन्न हैं। ये इस पूरी घटना की क्या है? अगर आप देखोगे तो इस पूरी घटना की ये पृष्ठभूमि है। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई भारत के सामने यहां पर चैलेंजेस क्या है? तो अगर आप इस पूरे मैप को देखोगे तो जो एक अब्दुल्ला इस समय जो है कि जो सचिव है या जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है, अब्दुल्ला नाम का एक छात्र नेता है, उसने ये बयान दिया कि अगर भारत शेख हसीना को हमें नहीं सौंपता है या जो बांग्लादेश के जो क्या है दोषी हैं उनको नहीं सौंपता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो पूर्वोत्तर भारत के देश हैं, ये जो चिकन नेक है, इस चिकन नेक को काटेंगे और इसको ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। क्लियर? अब जब उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कही, तो आपको पता है कि जब बांग्लादेश प्रो इंडियन से क्या होता है? एंटी इंडियन होता है। तो बांग्लादेश में इस समय देखोगे तो विश्व की 3 शक्तियां क्या है? पूरी तरीके से एक्टिव हैं। एक शक्ति आपकी कौन है? टर्की है। दूसरी शक्ति आपकी कौन है? पाकिस्तान है। और तीसरा यहां पर क्या है? चीन है। और ये तीनों शक्तियां जो है इस बांग्लादेश में एक्टिव होके ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यहां पे जो चरमपंथी समुदाय है, जिसको उग्रपंथी कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा किसका? उल्फा का। किसका? एक संगठन हुआ करता था जो उल्फा हुआ करता था। उस उल्फा को क्या करना चाहती हैं? पुनर्जीवित करना चाहती हैं। इस पूर्वोत्तर भारत में देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत एक लंबे समय तक क्या रहा है? अशांत रहा है। और उस अशांति पर विजय पाने के लिए भारत की सेना को या भारत के गृह मंत्रालय ने काफी प्रयास किया था। तब जाके हाल के दिनों में वहां पर कुछ शांति हुई थी। लेकिन 2013 में आप इसी मणिपुर में देखेंगे, ये जो आपका मणिपुर है, इस मणिपुर में क्या हुआ था? काफी दंगे हुए थे जो 2 जनजाति समूहों के बीच में थे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, यानी एंटी इंडियन थे, जो यहां पर हत्याएं करते थे, भारत का विरोध करते थे, जो भारत का सेटलमेंट है, अब उन आतंकवादी संगठनों को या चरमपंथी संगठनों को ये पुनः क्या करने लगे हैं? अपने यहां शेल्टर देने लगे हैं। शेल्टर देने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इनको क्या करते हैं, इनके खिलाफ जब भारत की कोई फोर्स
इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो बांग्लादेश इनको अपने पास क्या करता है, शरण देता है। आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश की अगर सीमा की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा हमारी क्या है, इससे हम सीमा साझा करते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो लगभग जो सीमा है 4096 समथिंग जो है क्या होता है, 7 किलोमीटर की हम सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। इतनी लंबी सीमा इनसे लगती है। अब इस सीमा में कई क्या है, नदियां बहती हैं। तो यहां से हमारे जो बॉर्डर हैं वो बॉर्डर बिल्कुल क्या है, पोरस हैं, और जंगल है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे कुछ समस्याएं हैं। तो इसको हम जो फेंसिंग करते हैं, जो तारों की फेंसिंग की जाती है, वो पूरी बांग्लादेश वाली सीमा से लगने वाली सीमा पर हम फेंसिंग नहीं कर पाए हैं। क्लियर। अब इसके चलते क्या होता है कि जो हमारे जो है क्या है, शांति के दुश्मन है, भारत की जो घरेलू शांति है यानी इंटरनल सिक्योरिटी है, वो जो शांति के दुश्मन है उनको ये क्या करते हैं, अपने यहां शरण देते हैं। फिर वो यहां से क्या होते हैं, घुसपैठ करके यहां पर आते हैं, कोई एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और फिर यहां पर भग जाते हैं। तो बांग्लादेश ने ये कहा है, वो चेतावनी दे रहा है कि भाई अगर तुम शेख हसीना को या हमारे दुश्मनों को हमें नहीं सौंपो देगे तो इस वाले देश में जो एंटी इंडियन एलिमेंट हैं, जो भारत को परेशान करते हैं, उनको हम शेल्टर देंगे। अब यहां पर हमने आपको बताया कि यह समस्या बहुत पहले थी। अगर मैं आपको यहां पर कुछ घटनाओं की बात करूं तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 1991 से मतलब 1990 से लेकर, बात समझ रहे हो, 2004 तक या 8 तक, जब यहां पर जो है शेख हसीना बहुत सत्ता में नहीं थी, खालिदा जिया की सरकार थी, तो बांग्लादेश में जब तक खालिदा जिया की सरकार रही है वो उसको एंटी इंडियन माना जाता रहा है। तो यहां पर बांग्लादेश में जब भी एंटी इंडियन गवर्नमेंट आई है तो भारत का ये जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर वाला एरिया है यह अशांत हो जाता है। यहां पर आतंकी घटनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहां के जो भारत के विरोधी हैं उनको एक सेफ क्या होता है, शेल्टर मिलने लगता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां पर यह कहा जाए, पहली बात यह है कि यहां पर बांग्लादेश में प्रो इंडियन सत्ता क्यों जरूरी है, ध्यान देना यहां पर, क्योंकि अभी आपको पता है कि फरवरी 2026 में यहां चुनाव होने वाला है। फरवरी 2026 में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में अगर एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है, क्या होती है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है, तो इसका नुकसान सीधा क्या होगा, इसका नुकसान होगा ये पूर्वोत्तर भारत जो है इसकी आंतरिक सुरक्षा पर खतरे बढ़ जाएंगे। अगर यहां पर कुछ घटनाओं को मैं आपको बात करूं या यहां पर बताऊं तो 2004 की बात है। 2004 में यहां पर उल्फा क्या था, एक्टिव था, और 2004 में भारत के अर्धसैनिक बलों ने 10 ट्रक, कितना, 10 ट्रक, अब 10 ट्रक का अनुमान लगाओ, मॉडर्न वेपन, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन कहे जाते हैं, उसकी सप्लाई यहां से हो रही थी। अब वो मॉडर्न वेपन इतने मजबूत थे कि वो भारत के पास भी वैसे वेपन नहीं थे, AK-47, AK-47, बात समझ रहे हो। फिर आपका जो है कि LMG, लाइट मशीन गन, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, बांग्लादेश मतलब चीन क्या करता है, बांग्लादेश के थ्रू उल्फा को देता था। अब वहां पर 2003-4 के बाद यहां पर क्या होती है, प्रो इंडियन गवर्नमेंट आती है। अर्थात अगर आप देखोगे तो वहां पर जो है 2008-9 के बाद जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आती है, तो चूंकि शेख हसीना क्या है, प्रो इंडियन थी, तब शेख हसीना के साथ भारत ने मिलकर क्या किया, इस एरिया में सघन जो है एंटी नक्सल, एंटी चरमपंथी अभियान चलाए। और उसके बाद जाके यहां पर जो चरमपंथी गुट थे उन गुटों को क्या किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तब जाके यहां पर कुछ शांति क्या हुई, बहाल हुई। लेकिन अब एक बार फिर वो जो है वो स्मृतियां क्या हो रही हैं, ताजा हो रही हैं कि अगर बांग्लादेश में कोई एंटी इंडियन गवर्नमेंट आती है तो पुनः ये क्या करेंगे कि जो यहां पे अलगाववादी समूह है, जो एंटी इंडियन धड़ा है, उसको ये क्या करेंगे, खाद पानी देने लगेंगे, उनको सुरक्षित पनाहगाह देने लगेंगे। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये चुनौती है कि यहां पर चुनाव होता है, एंटी इंडियन गवर्नमेंट चुन के आती है, तो पूर्वोत्तर भारत की जो स्थिरता है या जो सुरक्षा व्यवस्था है वह क्या होगी, खतरे में पड़ेगी, वो कंप्रोमाइज होगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पहली बात क्लियर, क्योंकि इससे पहले अतीत में ऐसा हो चुका है।
इसलिए भारत का इंटरेस्ट यहां पर होने वाले चुनावों पर क्या है, लगा हुआ है। और भारत यह प्रयास कर रहा है कि यहां पर जो चुनाव हो वो फ्री हो, फेयर हो और इंक्लूसिव हो। जब इंक्लूसिव की बात भारत करता है तो इसका मतलब यह है कि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसको भी वहां के चुनाव में शामिल किया जाए। जबकि वहां की अंतरिम सरकार ने इस बात का आदेश दिया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव में शामिल नहीं होगी। जबकि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो उसमें शेख हसीना की पार्टी को भी क्या किया जाए, कंटेस्ट करने का मौका मिले। अब जब भारत ये चाहता है तो भारत के ऊपर इस बात का आरोप लग रहा है कि भारत जो है पुनः बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता पे बैठाना चाहता है, अवामी लीग को सत्ता में लाना चाहता है। और इसीलिए जो है भारत विरोधी वहां पर क्या हो रहे हैं, बयानबाजी बढ़ रही है। और उसमें उन्होंने इस बात की धमकी दी है कि भाई साहब, अगर आप हमारे जो है क्या करते हैं, दुश्मनों को, शेख हसीना को सौंप नहीं देते हैं तो आपके यहां जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको हम क्या करेंगे, अपने यहां जो है शरण देंगे और आपके इस चिकन नेक को यहां से क्या करेंगे, कट करेंगे और दिक्कत बढ़ेगी। क्लियर? यह मामला हमने आपको पहले भी बताया था। यह मामला तब और बढ़ गया जब यूनुस खान जो वहां का क्या है, अंतरिम सरकार का सलाहकार है या अंतरिम मुखिया है, उसने कई बार ऐसे विवादित मैप जारी किए जिस विवादित मैप ने उसने यहां के कई हिस्से को उसने किस में दिखाया, नेपाल में दिखाया, मतलब बांग्लादेश का हिस्सा बताया। तो पहली सिस्टम जो ये है कि यहां पर भारत का हित क्या है, भारत का हित यहां पर जुड़ा हुआ है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे होगी वो चीज आप यहां पर समझ चुके हैं कि क्यों होगी, क्योंकि वो उसको शरण देने लगेंगे, यहां से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ेंगी और भारत के लिए क्या होगा, एक समस्या पैदा होगी। इसलिए भारत जो यहां पे इंक्लूसिव चुनाव की डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल क्या है, जायज है। तो एक तो बात आपको ये समझ में आ गई। अब जब यहां पे घुसपैठ होती है तो ये केवल पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं होती है। यहां से होता क्या है, ध्यान देना कि यहां से हथियारों की अवैध तस्करी होती है और वो हथियार जो है यहां से पहले उल्फा के हाथों में जाते हैं और फिर यहां से ये पूरा जो आप रेड कॉरिडोर पढ़ते थे कि भारत का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो यहीं के थ्रू जो चाइना के वेपन होते थे वो यहीं से फिल्टर होते हुए नक्सलवादियों के हाथों में पहुंचते थे। और वो पूरा जो आपका नक्सलाइट क्या था, बेल्ट था, जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था, जो आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तक होके जाता था, महाराष्ट्र का ये सब जो चीजें होती थी, झारखंड वाला हिस्सा, वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट था। हाल के दिनों में देखोगे कि भारत के गृह मंत्री ने या गृह मंत्रालय ने एक जो है क्या की है, अंतिम डेडलाइन दी है कि मार्च में हम पूरी तरीके से भारत को नक्सल क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। तो भारत से नक्सल फ्री भारत को बनाने का जो आइडिया है या जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी सफलता के पीछे एक बड़ा रीजन यह भी है कि नक्सलवादियों को जो सप्लाई मिलती थी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट इस समय यहां से क्या किया गया था, ठप कर दिया गया था। लेकिन अगर यहां पे पुनः क्या होता है, फिल्ट्रेशन बढ़ता है तो इनको पुनः क्या होगी, नक्सलाइटों को जो है हथियार मिलेंगे। प्लस आपको पता है कि यहां से ड्रग्स का भी क्या होता है, अवैध कारोबार होता है और जो ड्रग्स का अवैध कारोबार होता है वो यहां तक पहुंचेगा और इससे जो नक्सलाइट है वो ड्रग्स से जो पैसा आएगा उससे वो अपने बेस को बढ़ाएंगे। क्योंकि कोई भी जब मूवमेंट आप चलाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, आतंकवादी घटना हो या नक्सलवादी मूवमेंट हो, उसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है, दो लेवल पर जरूरत होती है। एक आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, हथियार चाहिए। इन दोनों की पूर्ति क्या होती है, इस माध्यम से होती है। पैसे की पूर्ति कैसे होती है, या तो जाली मुद्रा आती है या फिर ड्रग्स आता है। उस ड्रग्स को भारत में क्या किया जाता है, इलीगल उसको बेचा जाता है और ड्रग्स से जो पैसा आता है उससे नक्सली या जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुविधाएं संचालित करते हैं, जो उनके कोर मेंबर होते हैं उनको वेतन वगैरह देते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज, जो हथियार है उन हथियारों से हमारे देश के सैनिकों पर या देश के जो सुरक्षा बल हैं या देश के जो निर्दोष नागरिक हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। जब हमने इसको सही किया था, ब्लॉक किया था, तो ये दोनों सुविधाएं इनकी क्या हो गई थी, ठप हो गई थी। न तो इनको हथियार मिल रहे थे
और न ही इनको ड्रग्स तस्करी के पैसे मिल रहे थे। तो इससे यहां पर भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी है, नक्सलवाद की चुनौती, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। आपने आए दिनों में पढ़ा भी होगा कि बहुत से नक्सलवादी जो संगठन हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे पुनः एंटी गवर्नमेंट आती है, अर्थात एंटी इंडियन गवर्नमेंट आती है, तो पहले यहां फिल्ट्रेशन शुरू होगा। फिर जो मॉडल पहले काम करता था कि यहां से चाइना बांग्लादेश भेजेगा, बांग्लादेश से भारत, और फिर भारत के पूरे भागों में ड्रग्स और आपके अवैध हथियार जाएंगे, तो फिर जो नक्सलाइट मूवमेंट अब धीरे धीरे भारत से क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, उसके जो है पुनः जीवित होने की क्या होगी, आशंका बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि यहां पे चिकन नेक को सेव करने के लिए हमने यहां पर अपनी 3 नई चौकियां बनाई हैं। अब यहां पे 2 और चौकियां क्या की जा रही हैं, डेवलप की जा रही हैं। और अभी जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, मतलब जो इस जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां का क्या किया है, दौरा किया है कि यहां पर कहीं से एंटी इंडियन एलिमेंट का फिल्ट्रेशन न हो सके। तो यहां पे अगर अस्थिरता बढ़ती है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई बांग्लादेश में अगर अस्थिरता बढ़ती है, गृह युद्ध होता है, या वहां पर एंटी इंडियन गवर्नमेंट बैठ जाती है, तो उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भारत पे पहला इंपैक्ट पड़ेगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की जो नक्सलाइट बेल्ट है, उसके पुनर्जीवित होने की आशंका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह चीज आपको समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरी समस्या यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर बांग्लादेश में, ध्यान देना, अगर बांग्लादेश में यहां पर क्या होता है, यहां पर हिंदुओं की हत्या होती है, समझ रहे हो, तो हिंदुओं की अगर यहां पर हत्या होगी तो उसका प्रभाव, उसका रिएक्शन कहां देखने को मिलेगा, उसका रिएक्शन भारत में देखने को मिलेगा। और वो आपको दिख भी रहा होगा। जब से दीपू दास की क्या हुई, हत्या हुई है, भारत में कई जो हिंदूवादी संगठन हैं वो भारत सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या हो रही है और भारत एक बहुसंख्यक हिंदू देश है, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहा है। तो पहले क्या होगा, उनके फेवर में सरकार के खिलाफ क्या होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे। सरकार के ऊपर हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि आप वहां पर कीजिए। तो भारत में प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू होगी और उसकी प्रतिक्रिया में हो सकता है कि जो लोग यहां पे हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसी धर्म या समुदाय के लोगों के खिलाफ यहां पर सांप्रदायिक तनाव भड़क जाए। जैसा कि बाबरी 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में हिंदुओं को क्या किया गया था, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी। तो अब अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है तो भारत में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इस बात की भी क्या है, आशंका है। तो दूसरी समस्या क्या होगी कि सांप्रदायिकता की आग जो है, अगर यहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा तो उसका रिएक्शन भारत में देखने को मिलेगा और भारत में जो है सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम राइट होने की आशंका बढ़ेगी और उससे भारत में एक प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता और जो है सुरक्षा, जो गृह सुरक्षा है, इसकी क्या होंगी, चुनौतियां आएंगी। तो ये दूसरी चुनौती हुई भारत के सामने, किसकी, सांप्रदायिकता के तनाव की, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। तीसरी बात अगर आप यहां पे समझने का प्रयास करोगे तो आप ये जानते हो कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या की समस्या, ये क्या है, बड़ी समस्या है। अब रोहिंग्या आते कैसे हैं, तो रोहिंग्या जो है ये म्यांमार, आप देख रहे हो, म्यांमार से होते हुए, म्यांमार से बाया कहां जाते हैं, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से कहां होते हैं, फिल्टर होते हैं। तो एक रोहिंग्याओं की घुसपैठ और दूसरी जो भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है, ये क्या होगी, यह भी आपके सामने थ्रेट होगा। तो इससे भारत की जो पॉपुलेशन प्रोफाइल है, वह प्रोफाइल क्या होगी, असंतुलित होगी। अभी आपने देखा होगा कि जो संसद की कार्यवाही चल रही थी, उस संसद की कार्यवाही में भारत के गृह मंत्री ने जो पॉपुलेशन, जो आपकी प्रोफाइल है, उसके डिसबैलेंस होने को कितना चिंताजनक बताया था। और भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए, आपको याद होगा रोहिंग्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कमेंट किया था, टिप्पणी की थी, वो कितना बड़ा मुद्दा है। और बांग्लादेशी कैसे जो है घुसपैठिए हैं, वो क्या है। तो उनके फिल्ट्रेशन पुनः बढ़ने की क्या होगी, संभावना होगी। तो तीसरी चुनौती आपकी ये हो गई।
चौथी चुनौती क्या होगी कि जब आप राजनीतिक रूप से अस्थिर होंगे तो जो भारत के धूर विरोधी हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम जो ढाई मोर्चों की लड़ाई कही जाती है कि एक तरफ हम चाइना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और आधी जो हम इंटरनल सिक्योरिटी से लड़ रहे हैं, तो जो ढाई फ्रंट पर लड़ने की बात कही थी किसने? भारत के पहले जो आपके चीफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने कहा था ये आधे मोर्चे की लड़ाई होने से हमारी जो सीमा सुरक्षा है यहां पर भी क्या होगा? समस्या खड़ी होगी। अब इसके बाद अगर इसके इकोनॉमिक डायमेंशन पर देखा जाए तो चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जब संबंध समाप्त होगा तो इन दोनों देशों के बीच अगर आप देखोगे तो 11.1 बिलियन डॉलर का लगभग क्या होता है? ट्रेड होता है। हमारा और बांग्लादेश का जो बायलिटरल ट्रेड है वो 11 बिलियन डॉलर के क्या है? आसपास है, जिसमें से हम इनको 9 बिलियन डॉलर का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं और 1 बिलियन डॉलर से भी कम का क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, संबंधों में क्या होंगे? खटास आएंगे, तो हमारे और इनके जो इंटरनल ट्रेड हैं वह इंटरनल ट्रेड ब्लॉक होगा। तो इससे भारत का जो इकोनॉमिक जो समस्या है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्या होगी? रेज होगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारे पास क्या होगी? आर्थिक समस्या भी खड़ी होगी। आर्थिक समस्या खड़ी होने के बाद फिर आप देखोगे तो यहां पर बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के बाद हिंद महासागर खुलता है। चूंकि बांग्लादेश खुल के क्या होगा? भारत के खिलाफ आ जाएगा। तो इस बांग्लादेश की पहुंच का लाभ कौन लेगा? चाइना लेगा। और चाइना की सीधी पहुंच कहां पर हो जाएगी? हिंद महासागर में। वो भारत के हितों को क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत के राष्ट्रीय हितों की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। और यहां पर अगर हमें सुरक्षित रहना है तो बांग्लादेश में हमें प्रो इंडियन गवर्नमेंट चाहिए जो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाते हुए क्या करे? अपनी देश की सत्ता को संचालित करे। इसलिए भारत की जो एजेंसियां हैं वो वहां पर क्या है? एक्टिवेट हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो संसदीय पैनल है, यानी शशि थरूर की अध्यक्षता में जो संसदीय समिति गठित हुई थी, उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि बांग्लादेश में इस समय वो युवा हैं जो 1971 के भारत के एहसानों को भूल चुके हैं और वो क्या हो चुके हैं? प्रो पाकिस्तानी हो चुके हैं, कट्टर हो चुके हैं। तो ये भारत के सामने 1971 के बाद इस समय की सबसे विकट क्या है? समस्या है। अब भारत इस मुद्दे को कैसे डील करता है, यही क्या है? भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी टेस्ट है कि इस मुद्दे से भारत कैसे संभलता है और कैसे इस मुद्दे को डील करता है। क्योंकि अगर यह मुद्दा फंसा तो भारत का कई राष्ट्रीय हित क्या होगा? यहां पर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसलिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को जो इसकी दक्षिण पूर्वी एशिया है, तो अगर बांग्लादेश हमारे हाथ से निकलता है तो अब हमें यहां पर म्यांमार को क्या करना चाहिए? साधना चाहिए।